Hello students, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. This lecture is for those candidates who want to clear the exam for the post of principal, HM, headmasters as well as for the post of BPOs. So आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और आपको पता है इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिलेबस। और इसके साथ साथ हम पैटर्न को भी स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू थिंग्स। वन इज़ योर जनरल स्टडीज़ एंड सेकेंड इज इन अदर टर्म्स वी कैन से सी सेट। सो यहाँ पे आपके लिए जो सी सेट है उसमें आपके लिए क्या है, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी। और ये एग्ज़ाम आपका फर्स्ट टाइम हुआ प्रीवियस ईयर में 2019 में, और 2020 में फिर से इसकी नोटिफिकेशन आई है और हम मान के चल रहे हैं मे बी बाय द एंड ऑफ 2020 विल हैव द एग्ज़ाम। सो ये सोच के ही हम इसकी तैयारी करेंगे। तो जो सब ने भी इसके लिए अप्लाई किया है, आप सब ने ये ध्यान दे दिया होगा कि इस साल इस एग्ज़ाम में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं। पिछले साल के एग्ज़ाम में अभी टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके सेम है, दैट इज़ योर 300 मार्क्स। 120 क्वेश्चन है टोटल आपके एग्ज़ाम में और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 2.5 मार्क्स का है। ये तो सेम है, लेकिन आपके इसके अंदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आपका एक कंपोनेंट था इसका जनरल स्टडीज़ और दूसरा सी सेट, मतलब इसमें मैथ्स और उसके साथ साथ ही मेंटल एबिलिटी। 2019 के एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ के आपको 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एप्टीट्यूड के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड का वेटेज बहुत ज़्यादा था। दैट मीन्स इन्होंने मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी बिकॉज लास्ट ईयर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आई थी, उसको अच्छे से किया। उन्होंने डेफिनेटली मेरिट में अपने मार्क्स को रेज किया। बट इस साल इसको एग्जैक्टली अपोजिट कर दिया गया है। सो दिस इज फॉर द ईयर 2019 और 2020 में आप ध्यान दीजिए, जो आपका जनरल स्टडीज का पार्ट है उसको अब 80 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। 80 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 200 मार्क्स। एंड सेकेंड इज योर मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स, और इसके जस्ट वाइस वर्सा कर दिया है 40 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 100 मार्क्स। सो एक काफ़ी मेजर चेंज है और इसीलिए ही आपका जो सिलेबस है वो उसमें भी काफ़ी सारी एडिशंस हो गई हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि उसका सिलेबस क्या होता है। लेकिन मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बात भी बताना चाहूँगी कि जो सिलेबस होता है, ये सिलेबस क्या है, दीज आर द गाइडलाइंस ओनली। हमें जब कभी भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो उसमें हम 1 2 3 4 एग्जैक्टली अपने आप को फिक्स करके सिलेबस के हिसाब से नहीं चलते। बट एट द सेम टाइम सिलेबस में जितना कुछ दिया गया है हमें उसको भी तैयार करना ही होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बस ये कंपोनेंट दिया है तो उसके लिए इतनी ही तैयारी काफ़ी है। इसी वजह से ही सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मेंटर मिलता है, कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर मिलता है तो वो आपका काम बहुत आसान कर देता है, क्योंकि वो आपको बता सकता है कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसमें से किस लेवल तक, किस डेप्थ तक आपको उस कंटेंट को कवर करना है। सिलेबस को भी फोकस करना है, लेकिन अपने आप को सिर्फ सिलेबस तक ही ब्लाइंड करके नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता सकता है और आपको पता है दिस इज़ बेसिकली अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको इसको क्लियर नहीं करना है, आपको मेरिट में आना है। जितने ज़्यादा मार्क्स आप अपने रिटन एग्जाम में लेंगे, डेफिनेटली उतना ही एडअप जब आपका इंटरव्यू में होगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये बात सबको पता है कि ये नेक टू नेक फाइट होती है। और एक बात और, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, डिस्कस करने पहले मैं आपको बताऊं कि ये बात भी याद रखिएगा
कि जब कभी भी कोई भी एग्ज़ाम अगर फर्स्ट टाइम होता है और उसके बाद जब वो रिपीट नेक्स्ट ईयर में होना शुरू होता है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा रेज होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। तो दैट मीन्स इस साल आपका जो एग्ज़ाम आएगा या कमिंग ईयर में जब भी इस एग्ज़ाम को वो लोग कंडक्ट करेंगे तो तैयार रहिएगा, डिफ़िकल्टी लेवल इज़ गोइंग टू राइज। तो आपको अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से अच्छे लेवल से ही करना है। तो चलिए पिछले साल का आपका जो सिलेबस हमारे सामने है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज ए सेक्शन दैट इज कंप्राइजेस इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटी इश्यूज, इन्वायरमेंट इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनी अदर करंट इश्यूज। तो ये भी काफ़ी लेंदी सिलेबस है अगर हम इसको देखें, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से की गई हैं। जैसे कि बी पार्ट में देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया कि हिस्ट्री है और हिस्ट्री में आपको सिर्फ मॉडर्न इंडिया ही पढ़ना है, और इसके साथ हिस्ट्री ऑफ पंजाब दैट इज 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो ये आपका लास्ट ईयर का सिलेबस था। मेनली इकोनॉमी, पॉलिटी इश्यूज मतलब योर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, इन्वायरमेंट इशू ये कुछ कंसेप्ट जो है उतनी क्लियर नहीं होती है बिकॉज इसमें इनडायरेक्टली ज्योग्राफी भी आ जाती है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ओवरलैप कर जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ब्रॉडर इशू है, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें अगर हम, इस तरह से इंडस्ट्री की बात करें तो ये सारे एरियाज, इनफैक्ट बायोटेक है, ये सारा एरिया इसी में आता है। तो ये भी काफ़ी ब्रॉडर कंपोनेंट होता है। एंड एनी अदर करंट इश्यूज, तो करंट अफेयर तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक पार्ट रहता ही है। तो ये आपका लास्ट ईयर का सिलेबस था। अब हम इस साल में देखें तो बहुत एडिशंस आ गई हैं, 80 क्वेश्चंस है, इस वजह से करंट अफेयर नो डाउट मैंने आपको अभी बोला कि सभी एग्जाम में होता ही है। अब नाउ दे हैव गिवन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में उन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं करा है। दैट मीन्स कि आपको हिस्ट्री के सभी कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न। और वर्ल्ड हिस्ट्री तो खैर नहीं है, बट एनीवेज हल्की सी नज़र हम उस पर रख सकते हैं। बट हिस्ट्री के ये 3 मेजर कंपोनेंट आपको करने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है। नाउ दे हैव एडेड जनरल साइंस rather than science and technology. So general science itself means again what? Bio, complete your, even questions can be asked from chemistry, physics, and even science and technology again. Part of science and technology can be added out here because topics ऐसे होते हैं कि उनकी ऐसे clear cut आप मार्जिन्स नहीं रख सकते कि सिर्फ ये एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही आता है, तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। उसके बाद कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमी। अब इसमें अगर हम देखें तो मेनली आपका जो एडिशन हुआ है तो एक तो हिस्ट्री का हो गया, और यहाँ पे जनरल साइंस ब्रॉडर कर दिया रादर देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन्वायरमेंट मैंने अभी आपको बोला उधर सिर्फ इन्वायरमेंट था तो वहाँ पे ज्योग्राफी ओवरलैप करती थी, तो यहाँ पे ज्योग्राफी है तो इसमें काफ़ी हद तक आपका इन्वायरमेंट का एरिया भी ओवरलैप करेगा। देन पॉलिटी, इकोनॉमी दैट वर देयर इन योर लास्ट ईयर ऑल्सो। लेकिन ये सारे एरियाज, child rights and related regulations, educational policy of union and state government, then counseling of students, administration and management of schools, union and state government social welfare schemes, nutrition, sanitation and health, ये सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि इस बार आपसे पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही थोड़ी अजीब चीज़ है, इंग्लिश एंड पंजाबी को भी उन्होंने इसी कंपोनेंट में डाला है। जनरली इंग्लिश एंड पंजाबी अगर हम बात करें पीसीएस के एग्ज़ाम की तो वहाँ पर भी ये एरिया जो होता है वो आपका इट्स अ पार्ट ऑफ सीसेट के एरिया में होता है, लेकिन उन्होंने इसको आपके जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर ही इसको डाला है। मतलब आपका जो पेपर है, जो एग्जाम है, उसके 2 पेपर सब पार्ट हम मान सकते हैं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि आएगा आपको क्लब इन होके ही। ये नहीं कि आपको 2 अलग अलग टाइमिंग्स पे 2 अलग अलग आपके पेपर होंगे, ऐसा नहीं है, एक ही टाइम पे होगा। लेकिन तैयारी के पर्पज से हम उसको 2 ब्रॉडर कंपोनेंट में सोच सकते हैं। तो एक कंपोनेंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे जनरल स्टडीज का। आपके एग्जाम में इसको करंट अफेयर्स एंड जीके के नाम से जैसे बोला जाता है, लेकिन हम इसको इस नाम से भी बोल सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो ये सारा एरिया, और इंग्लिश और पंजाबी भी आपका इन्हीं 80 क्वेश्चंस के अंदर है। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है सिलेबस, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा समझदारी से करेंगे हम। और ये समझदारी लेने के लिए मेरे हिसाब से कुछ हम जाते हैं पिछले साल के एग्ज़ाम की एनालिसिस की तरफ।
लास्ट ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो वहाँ पे आप ये पाएंगे कि काफ़ी हद तक डोमिनेटेड था विद कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, 11 क्वेश्चन। और लास्ट ईयर याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो है वो 40 क्वेश्चंस ही थे, 80 नहीं थे। इन्वायरमेंट, जिसमें कि आप क्वेश्चन पेपर थोड़ा स्टडी करके देखिएगा, इसमें कुछ आपको एरिया स्टैटिक ज्योग्राफी जैसा भी लगेगा, तो लेकिन बिकॉज सिलेबस में इन्वायरमेंट है तो मैंने उसको उसके अंडर ही क्लब इन किया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस आपके इन्वायरमेंट में से हैं। स्टैटिक जीके में जैसे कि कुछ ऑथर्स का नाम पूछा हुआ है और एक दो जो है आपको अवार्ड्स के बारे में पूछा है। इस तरह से आपकी कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं और ये 6 क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं था, अराउंड 4 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम करंट अफेयर। देन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेसिफाई किया था तो मॉडर्न इंडिया में से ही पूछा गया, ये बात अच्छी थी, और एंशिएंट या मिडीवल में से क्वेश्चन नहीं थे। इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमी में से भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए, पंजाब में से 2 क्वेश्चंस थे, और जनरल साइंस में से, जिसको कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं, इसको अगर हम सिलेबस के हिसाब से करें तो इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख देते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि इसमें 1-2 क्वेश्चंस जो थे वो आपके एग्रीकल्चर को लेके था एक क्वेश्चन, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम कंसंट्रेट करें तो आपका इट्स मोर ऑफ टुवर्ड्स इंडस्ट्री, वहाँ से क्वेश्चन था। तो ये अराउंड आपके 3 क्वेश्चंस थे। और स्टैटिक जीके में बहुत ही जनरल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। और आगे फिर एक बात को भी आप समझिए कि जैसे मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चंस निकाल के दिए, शायद कोई दूसरा अगर क्लबिंग करेगा तो इस तरह से नहीं निकालेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स में भी हम सब्स्यूम कर सकते हैं। बट दिस इज अ जनरल ट्रेंड, जनरल वे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इस तरह से हम चीज़ों को सॉर्टिंग करके देख सकते हैं। तो आप देखिए आपके सामने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पड़ा है और ये आपका सिलेबस है। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसलिए इसमें ऐसा नहीं होता कि जितने भी आपको एरियाज दिए गए हैं उनको इक्वल वेटेज में ही आपसे पूछा जाए। ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो किस में से कितनी वेटेज आपको एग्जाम में दे। तो हम क्या करें, हमारे लिए ये है कि हमें जितना सिलेबस दिया गया है हम उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। कभी भी किसी भी एरिया को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट नहीं करिएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज़्यादातर आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनका जो फेवरेट टॉपिक होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी पॉलिटी ही डोमिनेट करे, कोई और एरिया भी इनमें से डोमिनेट कर सकता है। तो इस वजह से कभी भी एग्जाम में आप अपने प्री सेटल्ड माइंड के साथ कभी भी नहीं जाएं, पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करें। एक बात इंश्योर कर सकते हैं हम कि हमें डेफिनेटली इंग्लिश में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पंजाबी में से होंगे, और मेरे हिसाब से जो नए एरियाज हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इन दोनों को छोड़ के, तो ये 7 अगर छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं, वैसे देखा जाए तो छोटे टॉपिक्स भी नहीं हैं, बिकॉज अगर किसी भी कंसेप्ट को लिखा जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है सिलेबस में, तो उसको आपको थॉरोली करना पड़ता है। चाइल्ड राइट एंड रिलेटेड इश्यूज में आपको जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इनफैक्ट उनको भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एजुकेशनल पॉलिसी एंड ऑफ यूनियन एंड स्टेट जो है इसको भी कवर करते हुए हमें इसके सभी के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। अगर एजुकेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके साथ ही आपके लिंग्विस्टिक इश्यूज हो गए। फिर वैसे ही आपकी एजुकेशनल पॉलिसी में अगर हम सब कंपोनेंट्स को देखें तो दैट इज स्पेसिफिकली फोकस ऑन विमेन फॉर SC ST, तो ये सारा कुछ भी आ जाता है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी टॉपिक अगर स्पेसिफाई किया जाता है तो उसकी डेप्थ को भी कंसंट्रेट करना पड़ता है। देन काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, काउंसलिंग अपने आप में एक ब्रॉडर एरिया है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, चलो इन दोनों को मैं सब्स्यूम कर सकती हूँ। एंड देन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम 100 वेलफेयर स्कीम्स तो मैं आपको वैसे ही गिना सकती हूँ। तो दैट मीन्स कि इस एरिया को भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, जो लोग थोड़ा बायो से या होम साइंस के साथ कंसर्न करते हैं तो उनको पता है कि न्यूट्रिशन भी एक अच्छा लेंथी टॉपिक है। सैनिटेशन एंड हेल्थ, दिस इज फाइन, इसमें भी हम थोड़ा जो स्कीम्स हैं वो इसके साथ आ जाएंगी। एंड देन इंग्लिश एंड पंजाबी, इनकी अपनी अलग से वेटेज है। तो जो ये नया ऐड किया गया है इसमें से
अगर हम ये टॉपिक्स की भी बात करें जो मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एरियाज में से मेरे हिसाब से कम आपको मिनिमम हम 10 क्वेश्चंस की तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इंग्लिश और पंजाबी की बात करें तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलूँगी कि 5 ईच, मतलब हम 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। 10 + 10 20, तो 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपके इसमें ही होने चाहिए। ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, बाकी वेरी कर सकता है, लेकिन मिनिमम इतनी एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। जब कभी भी कोई नया एरिया ऐड होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि उसमें एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो उसमें से आएगा ही, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारे एडिशनल एरियाज हैं ये, और जो कि पिछले साल भी थे। तो ये जो अब हमारे एरियाज हैं, वेरी वेरी ब्रॉडर वन, करंट अफेयर्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हिस्ट्री को भी तैयार करना पड़ेगा, जनरल साइंस को एक अच्छी सी स्पेस दीजिए बिकॉज ये फेवरेट टॉपिक होता है। ज्योग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज देयर, इकोनॉमी, तो ये सारे एरियाज को भी अलग से आपको एक स्पेस देनी पड़ेगी और इसमें आपको थॉरो होना पड़ेगा। अब इतनी सारी जनरल स्टडीज इस बार आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी वेटेज आपके लिए बढ़ा दी गई है। अगर हम इसका फ़ायदा देखें तो इसका क्या फ़ायदा है हमें? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज इससे इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका CSET मैथ्स और मेंटल एबिलिटी 80 क्वेश्चंस का होता है तो इन 40 क्वेश्चंस के लिए मैंने जनरली देखा है कि स्टूडेंट्स फिर जनरल स्टडीज़ को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। और शायद यही चीज़ पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC को भी लगा होगा कि इंटरव्यू में जो कैंडिडेट आए उनका जो जनरल नॉलेज का लेवल है, जो उनकी नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद other subjects because they have cleared written exam, like those who basically teach maths, लेकिन उनको हिस्ट्री नहीं आती है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उतना नहीं पता है, जो कि सबको पता होना चाहिए। इट्स बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवन कि बेसिक नॉलेज हम सबको अच्छे से होनी चाहिए हर एक एरिया के बारे में। तो मे बी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से इस बार उन्होंने इसको वाइस वर्सा कर दिया, जनरल स्टडीज़ का पार्ट जो है वो ज़्यादा कर दिया। पर इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम इनडायरेक्टली अपनी इंटरव्यू को भी बेटर करेंगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ डेफिनेटली हमें काम करना चाहिए। किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उसके साथ साथ पैनिक भी नहीं है होना चाहिए। अभी ऑलरेडी हमें पता है कि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, इट्स अ मंथ ऑफ जुलाई, राइट। तो अगस्त सितंबर तक तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी हम इस बीमारी से थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। तो हमारे पास उसके बाद बचता क्या है? अगर अगस्त सितंबर तक आते आते भी कोई मेडिसिन आ जाती है या लेट्स से कि थोड़ा ये कम हो जाते हैं इसके केसेस, तो उसके बाद भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 3 मंथ्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस हालत में है कि साथ के साथ आपका एग्जाम कराए। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर मैं उसको बहुत मतलब ये मान के चलूँ, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली मान के चलूँ चीज़ों को कि बहुत अच्छे से हो जाएंगी, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर समवेयर वी कैन एक्सपेक्ट, और अदरवाइज नहीं, ये आपका नेक्स्ट ईयर में ही एग्जाम जाएगा। तो जैसे पैनिक नहीं होइए प्लीज़, ये मत सोचिए कि बहुत जल्दी ही आपका एग्जाम हो रहा है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कहीं से भी कंप्रोमाइज़ मत करिए। तो मैं अब आपके लिए लेके आ रही हूँ प्रॉपर ऑनलाइन आपके सेशंस, जिसमें कि एक आपका मैक्रो कोर्स होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस मैक्रो कोर्स में मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दिस सिलेबस फ्रॉम प्रिंसिपल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कवरेज करूंगी, और ये मेरी कवरेज में मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक टॉपिक में, हर एक सब पार्ट में मिनिमम आपको 10 जो है वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। मिनिमम, आई एम टेलिंग यू मिनिमम, बिकॉज ये जब कवर होगा उसके साथ साथ ही मैं इसमें जो जो एडिशंस होंगी और अगर नंबर ऑफ लेक्चर्स रिक्वायर्ड होंगे तो मैं वैसे ही आपको प्रोवाइड करूँगी। हर एक वीडियो लेक्चर के साथ आपको उसका PDF भी मिल जाएगा, मतलब आपके पास रिटन नोट्स भी आपके सामने आ जाएंगे, और उसकी डिस्कशन मैं उस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से करवा दूँगी। और इसके साथ ही मैं प्लान कर रही हूँ कि मैक्रो के साथ साथ आपको एक माइक्रो जो है ग्रुप भी दूँ। उन माइक्रो ग्रुप्स में मैं अलग से वीडियो लेक्चर्स का कॉम्बिनेशन करूँगी, जैसे भी आपका एक माइक्रो ग्रुप होगा जिसमें कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स को ही स्टडी करेंगे, एंड ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड टू करंट अफेयर्स। 1 माइक्रो इज़ फॉर हिस्ट्री, 1 इज़ फॉर जनरल स्टडी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और एक माइक्रो ग्रुप होगा जिसमें कि कंप्लीट मैं आपका ये सारा जो
ये एडिशन है ये कवर करके दूंगी, और एक डिफरेंट माइक्रो ग्रुप होगा जिसमें कि इंग्लिश और पंजाबी। सो ये टॉपिक्स जो हैं मैं सब पार्ट करके भी आपको माइक्रो सेशंस में, माइक्रो ग्रुप्स में बना के लेक्चर सीरीज में प्रोवाइड करना शुरू कर रही हूँ अब। और जैसा भी आपको ठीक लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप माइक्रो ग्रुप्स को पहले स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि ऐप आपने डाउनलोड कर लिया और वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल रही हैं, तो उसमें आप ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी मेरे साथ शुरू करिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एश्योर कर सकती हूँ कि जो भी आपका रिक्वायर्ड सिलेबस है उसमें कितनी डेप्थ तक जाना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको ध्यान में देते हुए और इसके साथ साथ बेसिक से स्टार्ट करके मैं आपको अपने वीडियोस तैयार करके दूंगी, जिसमें कि बेसिक्स भी क्लियर होंगे और साथ साथ एक पर्टिकुलर उसका क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होगा दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को अब आप फेस करने जा रहे हैं, तो आपको अपना स्टैंडर्ड भी उस लेवल तक मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कभी भी मत भूलिएगा, ये क्या है, एक कंपटीशन है, आपको औरों के साथ compete करना है, औरों से बेटर होना है। हमारा एक एक क्वेश्चन को सही आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आपने पढ़ाई करनी है और अपने वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक्स के साथ साथ जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो भी प्रोवाइड करूंगी और साथ में आपको रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ उसको फॉलो करिएगा। रोज एक वीडियो लेक्चर जो है आप उसको अच्छे से देखने के बाद जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और लास्ट में हम इसके लिए एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज भी तैयार करेंगे। मुझे पता है कि इतना सिलेबस इतने कम टाइम में करना आसान चीज़ नहीं है, पर अगर आप वीडियो लेक्चर्स के साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अब ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ से पढ़ना है और अगर रेफरेंस मिल भी जाता है तो कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम है। सारा मटेरियल और उसको अच्छे से समझाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कराना, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, उसको समझना है, लर्न करते हुए चलना है। और इन एनी केस अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप स्ट्रेटवे वहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। और अगर मुझे कभी भी ज़रूरत ऐसा लग रही होगी कि आपको डायरेक्ट जो है कनेक्ट चाहिए तो हम लाइव क्लासेस भी उसके साथ कंडक्ट कर लेंगे। सो बहुत जल्दी ही हम मिलते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में और आप जल्दी से जल्दी जो भी ग्रुप आपको सुटेबल लगता है, अगर मैक्रो ग्रुप सुटेबल लगता है, मैक्रो ग्रुप पहले मैं कंप्लीट आपका जनरल स्टडीज़ के साथ कवर करना शुरू कर चुकी हूँ और इसके साथ ही बहुत जल्दी ही मैं एक डिफरेंट मैक्रो ग्रुप आपका मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के साथ भी लाने वाली हूँ। और इसके साथ साथ आपको माइक्रो ग्रुप्स भी मिल जाएंगे जो कि पर्टिकुलर एरियाज को ही डेडिकेटेड होंगे। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आपको अभी लग रहा है आप उस हिसाब से उस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लीजिए और हम बहुत जल्दी ही अपनी तैयारी करना शुरू कर लेंगे। और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं करेंगे, हम लोग मेरिट को टच करेंगे, जिससे कि इंटरव्यू कॉल आने के बाद, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स के बाद जो हमारा एड अप होगा तो आई डोंट थिंक सो हमें कभी टेंशन होगी कि हमारा यहाँ पे नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेफिनेटली यू विल बी देयर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। और आप बहुत मेहनत से कंटिन्यू करते रहिए अपना काम, बिना डरे, बिना थके। और ये भी बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम कब हो रहा है, लेट इट बी। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि द एंड ऑफ दिस ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड, और अगर नहीं भी होता है और आगे चला जाता है इवन देन इट इज़ फाइन। सो डोंट वरी फॉर द डेट्स। सिर्फ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कोरोना से अपने आप को बचा के रखिए और जो भी सारी गाइडलाइंस उसको फॉलो करिए। कोशिश करिए कम से कम घर से बाहर निकले और अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए साथ साथ आप वीडियो लेक्चर्स के साथ अपनी तैयारी करिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और बहुत जल्दी ही अपने वीडियो लेक्चर्स में हम मिलते हैं।